Hello everyone, this is the next part of my video about chapter number 2 colonization of India. तो लास्ट पार्ट में आपने बैटल ऑफ बक्सर तक पढ़ लिया था। यहाँ इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या क्या कॉन्सिक्वेंसीज रहे बैटल ऑफ बक्सर के, क्या परिणाम रहे इसके। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई जिस पर साइन किया सुजाउद्दौला ने, शाह आलम सेकंड ने और क्लाइव ने। अब ये संधि क्या थी, ये ट्रीटी क्या थी, क्या समझौता हुआ? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो दीवानी थी वो बंगाल की ले ली मुगलों से, शाह आलम सेकंड से। अब वो रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते थे बंगाल से, बिहार से और उड़ीसा से। इसके बदले में एम्परर एक एनुअल ट्रिब्यूट लेगा 26 लाख रुपीज़ का, और उसको 2 डिस्ट्रिक्ट दिए गए उत्तर प्रदेश में। कौन कौन से थे? इलाहाबाद एंड कड़ा। एम्परर ने जो फोर्ट ऑफ इलाहाबाद था उसमें रहने लगा वो ब्रिटिश की प्रोटेक्शन के अंदर। दूसरी चीज़, नवाब ऑफ बंगाल नवाब ऑफ अवध जो थे उन्होंने एक जुर्माना दिया 50 लाख रुपीज़ का। कंपनी ने उनकी किंगडम को रिस्टोर कर लिया और प्रॉमिस किया हेल्प करने का अगर उनकी टेरिटरी में कोई भी अटैक होता है तो। 1765 में रॉबर्ट क्लाइव ने इंट्रोड्यूस किया ड्यूअल गवर्नमेंट बंगाल में, जो चली 1772 तक। इस सिस्टम में क्या था, नवाब की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी लेकिन पावर कुछ नहीं थी। उसको एडमिनिस्ट्रेशन चलाना था लेकिन पावर्स किसके पास? कंपनी के पास, और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। और रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास? जो बंगाल का राजा था उसके पास, और उसके पास कोई पावर नहीं। ब्रिटिश कंट्रोल कर रहे थे रेवेन्यू कलेक्शन को, निजामत को, निजामत मतलब मिलिट्री और क्रिमिनल जो जुरिडिक्शन था उसको। नवाब को केवल एक शेयर दिया जाता था रेवेन्यू का ताकि वो एडमिनिस्ट्रेशन को चला सके। अब बंगाल के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए इस सिस्टम के अंदर। इस सिस्टम ने कंपनी को एक वर्चुअल रूलर बना दिया बंगाल का। यहाँ तक कि जब 1770 में एक फेमाइन आ गया, एक अकाल पड़ गया, तो 1/3 पॉपुलेशन लगभग ख़त्म हो गई। तब भी जो कंपनी थी या नवाब था उन्होंने कोई सहायता नहीं की। इस बीच में कंपनी के ऑफिशियल्स ने बहुत ज़्यादा अपने वेल्थ इकट्ठी कर ली। 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स आया, एक नया गवर्नर जनरल बनकर के बंगाल का। उन्होंने आकर के ये जो सिस्टम चल रहा था ड्यूअल गवर्नमेंट का उसको बंद कर दिया, और ब्रिटिश अब एक डायरेक्ट कंट्रोल में आ गया इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के। नेक्स्ट पॉइंट इज़ ग्रोथ ऑफ ब्रिटिश इन्फ्लुएंस। ब्रिटिश इन्फ्लुएंस का ग्रोथ किस तरह से हो रहा था? पूरी कंट्री को, पूरी इंडिया को अपने डोमिनेशन में लेने के लिए ब्रिटिश ने कुछ अपने यहाँ कुछ स्ट्रेटजी ली। सेकेंड हाफ 18th सेंचुरी के मैसूर की किंगडम और मराठा सबसे बड़ा थ्रेट था ब्रिटिश रूल के लिए, तो कंपनी ने दोनों के खिलाफ कुछ लॉन्च की अपनी स्ट्रेटजी। बात कर लेते हैं मैसूर की। मैसूर एक पावरफुल स्टेट था, आउटस्टैंडिंग लीडरशिप थी इसके ऊपर हैदर अली की 1761 से 1782 तक, और उसके बेटे टीपू सुल्तान जो 1782 से 1799 तक रहा। मैसूर कंट्रोल कर रहा था एक प्रॉफिटेबल स्पाइस ट्रेड को मालाबार कोस्ट में 1785 में। टीपू सुल्तान ने इसके सैंडलवुड, पेपर और कार्डिमम के जो चंदन और यहाँ इलायची और काली मिर्च का जो एक्सपोर्ट चल रहा था उसको रोक दिया अपने इंपोर्ट्स पर अपनी किंगडम में, और लोकल मर्चेंट्स को प्रोहिबिशन कर दिया ट्रेडिंग का कंपनी के साथ, कि लोकल जो मर्चेंट्स हैं वो कंपनी के साथ कोई ट्रेड नहीं करेंगे। टीपू सुल्तान ने इस्टेब्लिश की फ्रेंडली रिलेशन फ्रेंच के साथ इंडिया में, और अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज किया उनके असिस्टेंस से मिलकर के। ब्रिटिश और डेक्कन स्टेट्स जो थी वो हैदर और टीपू को एक थ्रेट के रूप में लेने लगी। उससे उन्हें थोड़ा एक डरने लगे वो लोग। तो इसके बाद क्या हुआ, इसकी वजह से क्या हुआ, इस थ्रेट की वजह से कि 4 एंग्लो मैसूर वॉर्स हुई। कब? 1767 से लेकर 1799 के बीच में। तो पहली जो एंग्लो मैसूर वार थी, हैदर अली ने ब्रिटिश जो थे उनको हरा दिया, और उनको हराने के बाद एक ट्रीटी हुई, एक संधि हुई, उसको बोला जाता है ट्रीटी ऑफ मद्रास ब्रिटिश के साथ 1769 में।
और इसमें क्या था कि दोनों साइड से एक दूसरे की हेल्प करेंगी अगर कोई थर्ड पार्टी अटैक होता है तो। 1770 की बात है, जो मराठास थे उन्होंने मैसूर पर अटैक कर दिया। अब जैसे कि ट्रिटी में था, ब्रिटिशर्स ने उनको फॉलो नहीं किया उस चीज़ को और कोई हेल्प नहीं की, उन्होंने हैदर अली की। इससे हैदर अली गुस्सा हुआ और उसने ब्रिटिश को पोलीलूर का एक बैटल करके हरा दिया। हैदर अली की डेथ हो जाती है 1782 में, जब वो इंग्लिश फोर्सेस के साथ चित्तौड़ में लड़ रहा था। लेकिन उसका बेटा टीपू सुल्तान ने वॉर कंटिन्यू करी और सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर एंड हुई 1784 में विद द ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर की बात करें तो ये रिजल्ट था टीपू के अटेम्प्ट्स का कि वो ब्रिटिश स्पाइस ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट कर रहा था मालाबार कोस्ट पर, और उसकी जो इंक्रीजिंग प्रॉक्सिमिटी थी फ्रेंच के ऊपर, उस वजह से भी ये लड़ाई हुई फ्रेंच के साथ जो उसका था। अब ब्रिटिश जो थे उनको लीड कर रहा था लॉर्ड कॉर्नवालिस और सपोर्ट उनको मिल रहा था निज़ाम का और मराठास का, तो उन्होंने टीपू को हरा दिया। टीपू को एक बड़ा फाइन पे करना पड़ा, अपनी किंगडम का बहुत बड़ा पार्ट देना पड़ा, जबकि उसके दोनों बेटे ब्रिटिशर्स ने होस्टेज कर लिए, बंदी बना लिए। गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेज़ली ने अपनी तरफ से एक प्रपोज किया कि टीपू जो है वो अगर एक्सेप्ट कर लेता है सहायता का हाथ, एक्सेप्ट कर लेता है ब्रिटिश का। टीपू ने इसको रिजेक्ट कर दिया प्रपोजल को, जिससे क्या हुआ, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर हुई। टीपू सुल्तान की डेथ हो गई इसमें 1799 में, और उसकी जो कैपिटल थी श्रीरंगपट्टम, वो डिफेंडिंग करते हुए, उसकी रक्षा करते हुए वो मारा गया। टीपू की डेथ के बाद ब्रिटिश कब्ज़ा कर लेते हैं उसके किंगडम पर, मैसूर पर, और जो फॉर्मर रूलिंग डायनेस्टी थी वोडियार्स जो थे उनको दे देते हैं और एक अलायंस, एक सहायक संधि करते हैं उसके साथ। उसके बाद ब्रिटिश इन्फ्लुएंस चलता है मराठा की तरफ। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761, मराठास बहुत वीक हो चुके थे। यहाँ पर कुछ मराठा पावर की डिफरेंट सीट्स इमर्ज हो गई थी अलग अलग डायनेस्टीज़ में, जैसे गायकवाड़, होलकर्स, भोंसले, सिंधिया। वो अपनी एक वो पेशवा वाली जो गद्दी होती है उसके अंडर अपना अपना दावा कर रहे थे। 1770 में पावर स्ट्रगल हुई मराठा चीफ्स में, और इसका जो इनके बीच में अब ये डिसयूनिटी चल रही थी, इसका फ़ायदा उठाया ब्रिटिशर्स ने। उनके इंटरनल अफेयर्स में इन्होंने इंटरफेयर करना शुरू कर दिया। इससे क्या हुआ, 3 एंग्लो मराठा वॉर्स हुई 1775 से लेकर 1890 में। 1819 तक ये वॉर्स हुई। तो पहली थी फर्स्ट एंग्लो मराठा वार 1775 से 1782 तक। जो सक्सेशन गद्दी पर, जो सक्सेशन का जो इशू था, पेशवा की गद्दी पर कौन बैठेगा इसका जो इशू था, इसको लेकर की थी। क्लैश जो था माधवराव सेकंड, जिसको सपोर्ट कर रहे थे मराठा चीफ्स नाना फडणवीस के लीडरशिप में एक तरफ, और दूसरी तरफ था रघुनाथ राव, जिसको सपोर्ट मिल रहा था ब्रिटिश का। तो यूनाइटेड जो मराठा चीफ्स थे वो उन्होंने डिफीट किया ब्रिटिश फोर्सेस को, और ब्रिटिश फोर्सेस ने अब फिर भी कैप्चर कर लिया अहमदाबाद और ग्वालियर को 1782 में। पीस कंक्लूड की गई ट्रीटी ऑफ सालाबाई से। ब्रिटिश पहचाने जाते हैं माधवराव सेकंड को पेशवा के रूप में बिठाने के लिए, रिकॉग्नाइज कराने के लिए। सेकेंड एंग्लो मराठा वार 1803 से 1805 तक हुई, क्योंकि ब्रिटिश जो थे वो लॉर्ड वेलेज़ली के लीडिंग में कोशिश कर रहे थे एक सहायक अलायंस लेने की सिंधियाज और भोंसले के साथ। उन पर थोपना चाह रहे थे वो एक अपने साथ संधि रखने की, और उन्होंने जो है ये सिंधिया और भोंसले जो थे उन्होंने इसका विरोध किया और एक वॉर डिक्लेयर कर दी। लेकिन वो हार गए और उन्हें वो मानना ही पड़ा जो अलायंस वाली बात थी, और अहमदाबाद और बरोच जो थी वो टेरिटरीज़ में भी उन्हें देना पड़ा।
ब्रिटिश ने होलकर्स पर भी, इंदौर के होलकर्स पर भी अटैक किया, लेकिन वॉर जो है कोई उसका डिसीजन नहीं निकला और इसका रिजल्ट ये हुआ लॉर्ड वेलेस्ली को इंग्लैंड बुला लिया गया और पीस जो थी वो होलकर्स के साथ कंक्लूड रही, शांति बनी रही। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर 1817 से 1819 तक पेशवा बाजीराव सेकंड ने कोशिश की मराठा चीफ्स को यूनाइट करने के लिए ब्रिटिश के खिलाफ, लेकिन मराठा जो थे वो उनकी फोर्सेस लॉस्ट हो गई थी। ऑफिस जो पेशवा का था वो ख़त्म हो गया था। बाजीराव सेकंड को डिपोज्ड कर दिया गया था और उसको प्रेजेंट कर दिया गया था बिठूर में, कानपुर के पास, और उसकी सारी किंगडम साथ साथ उसकी जो टेरिटरी दूसरे मराठा चीफ्स की थी वो भी कब्जा ली गई थी ब्रिटिश के द्वारा और अब उनको कोई आर्मी मेंटेन करने के लिए अलाउ नहीं किया गया। ब्रिटिश एक्सपेंशन अंडर लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली जो गवर्नर ऑफ जनरल था इंडिया का 1798 से 1805 तक, उसने ब्रिटिश इन्फ्लुएंस अपना दो तरीके से बढ़ाया, एक तो सहायक संधियां करके और एक डायरेक्ट वॉर करके। अब ये सब्सिडरी जो अलायंस थी उसमें क्या करना होता था रूलर को कि अपनी आर्मी को डिसबैंड करना होता था और ब्रिटिश ट्रूप्स को परमानेंटली अपने खर्चे पर अपनी टेरिटरी में रखना होता था। इन केस अगर रूलर फेल हो जाता था पेमेंट देने के लिए तो उसको अपना एक पार्ट ऑफ टेरिटरी देना पड़ता था पेनल्टी के रूप में। सेकेंड पॉइंट है कि ब्रिटिश ऑफिसर्स को एक्सेप्ट करना, रेजिडेंट्स उनके होने चाहिए थे, वहाँ पर रूलर्स के कोर्ट में उनको स्टेशन किया जाता था और जो रेजिडेंट था वो एक पॉलिटिकल और कमर्शियल एजेंट हुआ करता था जिसका जॉब था कि अपने ब्रिटिश इंटरेस्ट को आगे ले जाना। नेक्स्ट पॉइंट है कि सभी दूसरे फॉरेनर्स को टेरिटरी से दूर रखना रूलर का काम होगा। नेक्स्ट है कि ब्रिटिश से पहले कंसल्ट करना होगा, कोई भी अगर बातचीत दूसरे इंडियन स्टेट के साथ करनी है तो ब्रिटिश को के साथ कंसल्ट किए बिना अलाउड नहीं होगा रूलर को। अब निज़ाम ऑफ हैदराबाद जो था वो सबसे पहले था जो सब्सिडरी अलायंस में आया 1798 में इंग्लिश के साथ। 1801 लॉर्ड वेलेस्ली ने नवाब ऑफ अवध को एक्सेप्ट कराने के लिए मना लिया सब्सिडरी अलायंस को। फिर पेशवा बाजीराव सेकंड ने एक अलायंस को साइन किया बसीन में 1802 में। काफ़ी सारे राजपूताना चीफ्स ने एक्सेप्ट किया ब्रिटिश सुप्रीमेसी को और ट्रीटीज़ को साइन कर दिया, उन लोगों ने मजबूर हो गए वो सब। इंडियन रूलर्स जिन्होंने एक्सेप्ट किया अलायंस को उन्होंने अपनी सारी स्वतंत्रता, अपनी सारी आज़ादी खो देनी पड़ी। उनका कोई इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं रह गया था, साथ ही उन्हें मेंटेन करनी होती थी ब्रिटिश आर्मी को और बहुत ज़बरदस्त फाइनेंशियल ड्रेन उनके ऊपर हो गया। मैटर और ज़्यादा ख़राब होते गए जब ये रेजिडेंट जो उसके कोर्ट में हुआ करते थे उनकी डिमांड्स बढ़ती गई और उनको भी फुलफ़िल करना हो गया था रूलर को। दूसरी तरफ ये ब्रिटिश लोगों के लिए बहुत एडवांटेजियस हो गया, बहुत फ़ायदेमंद साबित हुआ। अब उनकी एक बड़ी आर्मी हो गई और खर्च कौन उठा रहा था? दूसरा कोई, यानी कि वो इंडियन रूलर्स। मिलिट्री और फॉरेन अफेयर्स इस अलायंस में वो डायरेक्टली उनके कंट्रोल में आ गए और रेजिडेंट जो थे वो अपना कंट्रोल इंटरनल मैटर्स पर रख रहे थे रूलर्स के कोर्ट में। फाइनली जो टेरिटरीज थी इंडियन रूलर्स की वो भी कब्जा ली गई एक टाइम के साथ साथ। इससे क्या हुआ, न्यू पावर ब्लॉक हो गया डेवलपमेंट का और जो पॉलिटिक्स थी इंडिया की वो अल्टीमेटली ब्रिटिश सुप्रीम पॉलिटिकल पावर बन करके बैठ गए इंडिया में अपनी पॉलिसीज़ के थ्रू। तो इस पार्ट में इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक्स को इसी चैप्टर के कॉलोनाइजेशन ऑफ इंडिया को डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, सो वेट फॉर दैट। ओके।